नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि अभी आप धुन सुन रहे थे, ये धुन थी शुभम पटवा का। शुभम पटवा एक युवा जो है तबला वादक हैं और आज हमारी उनसे मुलाकात हो गई है। हम शुभम पटवा जी से तबला वादन के बारे में और शास्त्रीय संगीत के स्कोप के बारे में ढेर सारी बात करेंगे। तो देर न करते हुए शुभम पटवा से हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज मुलाकात करके। सबसे पहले तो ये बताइए, तबला वादन में आपकी रुचि कैसी? तबला वादन में मेरी रुचि रही जब मैं क्लास 5th में पढ़ रहा था। तो सबसे पहले स्कूल में मैंने अपने जो वहाँ पे मेरे म्यूजिक टीचर थे उनको मैंने बजाते हुए तबला सुना था, तो मुझे ऐसे शुरू से ही पसंद था वो। तो पहले तो मैं गाने में मुझे इंटरेस्ट हुआ धीरे धीरे। अच्छा, गायकी में भी आपकी रुचि? शुरू में थोड़ा गाना शुरू किए, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में फिर गुरुजी से मैंने, जो मेरे स्कूल में म्यूजिक टीचर थे ब्रिजेश कुमार अवस्थी जी उनका नाम था, पहले गुरु मेरे वही हैं, तो उन्होंने हाथ रखाया तबले पे। फिर धीरे धीरे वहाँ से तालीम शुरू हुई। तो उसके बाद से फिर जो भी स्कूल के फंक्शंस होते थे और वहाँ से जो पार्टिसिपेट करते थे कॉम्पिटिशन्स में, तो उसमें भाग लेना शुरू किया। तो वहाँ से अच्छा, तबला वादन जब आपने शुरू किया, घर वालों का आपके क्या सहयोग रहा? घर पे सहयोग ये था कि मतलब मेरे पिताजी और माताजी दोनों सपोर्ट करते थे। उनका ये था कि जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है आप उस क्षेत्र में अच्छे से करिए। कोई भी प्रेशर नहीं था कि आपको ये विषय चुनना है या इसी को करना है। इन सबको लेके मेरे घर में बहुत अच्छा। मेरा मतलब क्या आपके मम्मी पापा भी जो है संगीत में रुचि लेते थे या कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड? नहीं, बैकग्राउंड में क्या है कि मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक से कोई नहीं है घर पे। पिताजी बिजनेस करते थे, मम्मी हाउस वाइफ थी। तो संगीत ऐसा कुछ परिवार में नहीं था। मेरी रुचि शुरू हुई थी, मतलब मुझे ही करने की इच्छा हुई थी, और बाकी मेरे घर में और परिवार में दूर दूर तक संगीत से कोई नहीं। अच्छा, तबले में जो है 10 ध्वनि होती हैं, 10 जो है ऐसी ध्वनियाँ होती हैं, इसमें धा धिन धा ता ऐसे करके कुछ होती है। ये 10 वर्ण का क्या जो है बहुत महत्व है, इसको कैसे आपने? वर्ण मतलब जैसे ये हमारी जो तबला है दोनों जोड़ी, इसमें वर्ण अलग अलग हैं। जैसे दाहिने के वर्ण अलग हैं, जो दाहिने से बोल निकलते हैं, और बाएं पे अलग है। अब जैसे एक हो गया दाहिने से निकलने वाली जो वर्ण है वो ता है, तीन हो गया, ते हो गया, तू हो गया, ता तीन ते तू, ना ना ता ते ती, ता तीन त्री तू ना। तो धा वाला इसमें देने वाला है। अब जैसे बाएं का जो केवल है वो गे है, घे है, कत है, और उसके बाद में फिर अगर दोनों साथ में प्ले करते तो वो धा बनता है। ये धा हो गया, ये धुन हो गया। अगर अलग अलग वर्ण की बात करते हैं तो अलग अलग जो है वो बजाना, उसको बोले वो है 10 वर्ण। तो अच्छा, वो 10 वर्ण हो। तो ये सब कुछ सीखने के लिए कितना रियाज की जरूरत है? रियाज तो देखिए, मतलब आप रियाज के लिए इसमें कोई समय सीमा तो नहीं है। जैसे एक शुरुआत में अगर आप किसी अच्छे गुरु से आप तालीम लेते हैं तो उनके सानिध्य में, मतलब आप सामने से जो बैठ के तालीम होती है, गुरु के सामने बैठ के फिर गुरु वो सिखा देते हैं। सिखाने के बाद में फिर आपको घर पे जितना भी आप रियाज करेंगे वो आपके बेनिफिट नहीं है, आगे आपको फायदा ही है। और जैसे सुबह आप कितनी देर तक रियाज करते रहे? रियाज के लिए मेरा शुरुआत में तो जब मुझे मौका मिलता था, जैसे शुरुआती तौर पे तो 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठ। 4 घंटे लगातार तबला नहीं होता था। जब शुरुआत किया तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे तोड़ के हाफ आवर, जैसे आधे घंटे मॉर्निंग में कर लिया, आधे घंटे दोपहर में कर लिया, ऐसे दिन भर में काफी बैठते थे। और फिर धीरे धीरे रियाज बढ़ने का रहता है। हमने सुना कि आपके प्रारंभिक गुरु के अलावा कुछ और लोग भी हुए, बम्बई तक आपने सफर किया।
जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो मेरे स्कूल में गुरुजी थे श्री ब्रिजेश कुमार अवस्थी जी, उन्होंने मेरा हाथ रखा है तबले पे। फिर उनसे मैंने लगभग 1 साल सीखा है। 1 साल सीखने के बाद फिर यहाँ प्रयाग संगीत समिति के डायरेक्टर थे प्रोफेसर श्री लालजी श्रीवास्तव जी, उनके बड़े बेटे श्री विपिन किशोर श्रीवास्तव जी, वो मेरे दूसरे गुरुजी रहे। तो उनसे मैंने लगभग 8 वर्षों तक तालीम ली। 8 वर्षों तक? जी, 8 वर्षों तक उनसे तालीम लेने के बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में मैं पिछले 5 से 6 वर्षों से श्री यशवंत वैष्णव जी हैं, पंजाब घराने के तबला वादक हैं, वो मेरे गुरु जी हैं। नहीं तो ये गुरु परंपरा तो ठीक है, लेकिन गुरु परंपरा से मुक्त भी होता है संगीतकार के हमेशा गुरु जी सिखाते ही रहते हैं? नहीं, देखिए क्या है ना कि जैसे एक पीढ़ी जो चलती है, जब एक गुरु है, कोई गुरु है तो उनकी 2 परंपराएं चलती हैं। एक शिष्य की परंपरा, एक गुरु शिष्य परंपरा, एक पुत्र की परंपरा। तो जैसे जब हम लोग सीखते हैं तो एक किसी न किसी पर्टिकुलर एक घराने से जुड़ते हैं। जैसे हमारे तबले में घराने होते हैं। अच्छा, तबले में घराने होते हैं, लेकिन उसके रिदम और लय में तो कोई ताल और लय में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, घराने सेम चीज वही होता होगा। घराने में बस इतना डिफरेंस है, वो अलग अलग स्टाइल के, मतलब एक प्रेजेंट करने का जो स्टाइल होता है अपना, जैसे हर घराने का अलग अलग स्टाइल है। तबले में टोटल 6 घराने हैं। तो जैसे दिल्ली घराना, लखनऊ, बनारस, हर जगह का स्टाइल अलग अलग है। बाकी जैसे मैटर लगभग जैसे जो जहाँ गुरु जिस जगह पे गए वहां से जो तालीम शुरू हुई तो वहां से वो बढ़ाते चले गए, तो उस हिसाब से बजाइकी का अंदाज भी चेंज होता गया। जैसे हमारा जिस घराने से उस्ताद जाकिर हुसैन जी, वो पंजाब घराना है, तो पंजाब घराने का जो तबला था वो पखावत से आया था। तो वहाँ का जो तबला था वो जब बजता है, वहाँ की बंदिशें बजती हैं तो उसमें पखावत की छाप जो है दिखती है। बनारस का जो तबला है उसमें क्या बोलते हैं आपका, जब आप देखेंगे जोरदारी रहती है, वो उसमें भी पूरा बंग का है वो भी। तो जब आप दिल्ली और अजराना आप देखेंगे तो उसमें फिंगर्स का ज्यादा वो रहता है। तो 2 फिंगर्स। अच्छा, मैंने कहीं देखा कि तबला वादक जो होते हैं सबसे पहले वो धुनी मुंह से भी बोल देते हैं, और कभी कभी जो होता है बजाते हुए भी बोलते हैं, धा धा धा, मतलब बजाते भी रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं, और कभी कभी पहले बोल देते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस पर बताइए भी, और एक जो है छोटा सा जो है कोई आप असल में हम लोग जो भी रचनाएं वो बंदिशें बजाते हैं, हम लोग उसको हमें जो है बाई हार्ट रहती है और हम उसे पढ़ंत भी करते हैं और प्ले भी। हाँ, वही। तो मैं एक आपको बंदिश सुनाता हूँ पंजाब घराने। बिल्कुल। दा दिन तक दा दिलेक रजन तक दा के ते गदी कने कते धाती दा कते धाती दा कते धाती दा दा दिन तक दा दिलेक रजन तक दा के ते गदी कने कते धाती दा कते धाती दा कते धाती दा के दा दिन तक दा दिलेक रजन तक दा के ते गदी कने कते धाती दा कते धाती दा कते धाती दा दिन ना। बहुत अच्छा लगा शुभम जी। अच्छा देखिए, अब भाई ये तो हमारे समझ में आता नहीं, क्योंकि मैं तबला के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो दायां और बायां पार्ट है इसका भी एक रेशियो होता है, एक ऊंचाई और निचाई का भी रेशियो होता है, और इसका क्या डिफरेंस है और ये क्या है? एक जैसे हमारे जो तबले में ये जोड़ी बोला गया, हाँ, जोड़ी है जी। तो इसमें एक तरीके से आप जैसे जो मेल साउंड है उसको बेस पे वो कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक तरीके से मेल हो गया ये फीमेल साउंड, आप सुर देखेंगे फीमेल को हमेशा छोटा दिखता है। नहीं, ये भी बड़ा होता है, ये भी बड़ा होता है। अलग अलग सुर के तबले होते हैं, जिस सुर की गायकी होती है। जैसे अगर आप हमें ए शाद का तबला है या खरज का तबला है तो वो इसका मुंह जो है थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। जो पखावज होते हैं आपने देखा होगा तो उसके मुंह चौड़े होते हैं, तो उसकी आवाज और गंभीर होती है। तो वैसे ही है ये वाद्य में भी, जितना हम इसे चढ़ाएंगे कोशिश करेंगे तो ये और चढ़ेगा ऊपर स्वर के जो तबले होंगे। जितना हाई पिच का तबला होता है उतना ही मुंह उसका छोटा होता है, तो जितना ही सुर का नीचे होता है उसका ही मुंह और बड़ा होता है। तो इन सबके ये रेशियो इनका पहले से ही जो है वो जी। अच्छा,
तबले में टेम्पो और रिदम, जिसको लय और ताल कहते हैं, जी इसका क्या महत्व है? ये कैसे जो है? देखिए, ताल हमारे जैसे संगीत का एक तरीके से बोलिए प्राण है। आप जैसे कभी भी देखिए गायन वादन नृत्य, इसे संगीत में बोला गया है। संगीत गायन वादन नृत्य का जो संबंध है पूरा इनको संगीत से जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसा हमारे ताल का ये है कि जब कोई गायकी आप देखिए, कोई भी गायकी होगी, चाहे वो ख्याल अंग की गायकी हो, ध्रुपद अंग की गायकी हो, तो उसमें ताल का जो है महत्व रहता है पूरा, क्योंकि बिना ताल के उसकी कल्पना करना संभव नहीं है। तबले पर भी परफॉर्म होगा ताल। जी, जैसे ताल हमारी तबले की होती है। जब गायक बैठता है तो जो गायकी वो गा रहे होते हैं उनके साथ में कौन सी ताल बजेगी, तो उस हिसाब से उनकी संगति होती है। अब जैसे सितार के साथ भी तबले की जरूरत है, बांसुरी के साथ भी तबले की जरूरत है, सरोद के साथ भी तबले की जरूरत है। तो बिना इसके आप फोक देखिए, लोक संगीत सुनिए आप, उसमें भी तबला रहता है। बिल्कुल। कथक डांस में भी तबला होता है। कथक तो इसलिए ताल का बहुत महत्व है। बिना इसके आप संगीत की कल्पना नहीं कर सकते। ताल ही मेन। ताल और रिदम माने रिदम भी वही बोलेंगे, ताल को ही बोलेंगे। लय ताल एक। अच्छा, अभी जैसे कि आपने कथक का बात किया, हमने एक आगे जगह देखा कि जिस तरीके से जो है तबले पर ध्वनि बजती है, उसी तरीके से जो है कथक नृत्य का जो है पैर भी उसी स्टाइल में उसी उसमें रहता है। तो रचनाएं हैं वो। हाँ, मैं रचनाओं पर बात करता हूँ। कुछ कंपोजिशन है जिसमें पेशकारी है, कायदा है, पलटा है, टुकड़ा है, पारन है, तिहाई है। आप लोग किस पेशकारी को ज्यादा बढ़िया, किस रचना को ज्यादा बढ़िया? देखिए, ज्यादा बढ़िया की बात नहीं, मतलब ये सारी जो रचनाएं हैं सब तबले की रचनाएं हैं। इसमें क्या है कि जब हम सीखना शुरू करते हैं बेसिक, तो सबसे पहले जैसे कायदा, इसमें एक शब्द है। हाँ, कायदा। तो वो कायदा जो होता है वो तबले की बहुत विशेष महत्वपूर्ण रचना है। उसको जैसा उसका नाम है कि कायदा जो होता है, कायदा बजाने से हाथ कायदे से होता है। हाँ, तो उसका मतलब ये है कि शुरुआत जब होती है हमारी कायदे से होती है, और ये एक सिस्टम बना हुआ है। जब हम तबला का सोलो प्रदर्शन करते हैं अपना, जब हम कहीं सोलो प्रेजेंट करते हैं, हाँ, अकेले, हाँ, जब कहीं किसी के साथ संगत कर रहे होते हैं तो हमें उनके अनुसार उनका भी देखना होता है। हाँ। वो हम उस समय संगत गा रहे हैं, वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से हमें कर रहे हैं। और जब हम सोलो बजा रहे होते हैं तो इसमें जो आपने ये बोला पेशकार, कायदा, ये सब तबले की रचनाएं हैं। अब इसमें क्या है, पेशकार जो होता है वो तबले में सबसे शुरुआत में प्रेजेंट किया जाता है जब हम तबला शुरू करते हैं विलंबित लय में। मैं आपको उदाहरण, बिल्कुल जैसे पेशकार में क्या है, जब हम ताल को शुरू करते हैं बजाना, जैसे मतलब मैं 3 ताल शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे प्रथम पेशकार से ही शुरुआत करते हैं। उसका एक उदाहरण, बिल्कुल। ये पेशकार, हाँ, ये जैसे पेशकार हो शुरुआती, मतलब कि नौसिखिया जो हो उसको सीखने के लिए जो है एकदम विलंबित लय में चलता है हमारे जो होती है। इसमें एक चीज मैंने और देखा, ध्वनि मध्यम, पहले स्लो, मध्यम और तीव्र। जी, वही मैं बताने जा रहा हूँ। ये अचानक, हाँ, ये लय जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। हाँ। एक होती है सबसे पहले विलंबित लय, फिर दूसरी होती है मध्य लय, फिर तीसरी होती है तीव्र। हाँ। मध्य जो विलंबित लय होती है वो सबसे धीमी गति की होती है, उसी से शुरुआत करते हैं। जो अभी मैंने पेशकार बजाया वो विलंबित लय में, फिर धीरे धीरे हम लोग मध्य लय की तरफ बढ़ते हैं। वो ना बहुत तेज होती है ना बहुत धीमी,
बीच की लय को मध्य लय बोलते हैं। कभी कभी हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं जिसमें जो गायक होते हैं वो इतना धीरे धीरे गाते हैं और धीरे धीरे तबला कहीं एक बार टुन से बज गया, फिर टुन से बज गया, मतलब वो इतना धीमे एक आध बार बजता है लेकिन वो गजब का लगता है। जी जी, विलंबित लय में बहुत सी रचनाएं होती हैं जो बजती हैं, जैसे कायदा तो कायदा भी वो मध्य लय की चीज है। जब हम विलंबित लय को बजा चुके होते हैं, मतलब कायदा मध्य लय में भी बजता है, विलंबित लय में भी बजता है, दोनों लय में बजता है, पर द्रुत लय में और भी जो बंदिशें हैं वो प्ले होती है। कोई एक द्रुत लय का 30 सेकंड में देना। जी जी। अच्छा शुभम, ऐसा नहीं होता कि जैसे जब इस पर तो सारे साज हों और वाद्य यंत्र हों तो बजाते समय फिर लोगों के पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, है ना, और ऐसा मैंने देखा भी है कई जगह। अच्छा ये बताइए, नए स्टूडेंट या नए लोगों की रुचि जो है इन सब चीजों में आज की तारीख में कम होती है, क्या वजह मानते हैं? देखिए इसमें क्या है कि अगर जो संगीत विषय होता है बहुत मतलब त्याग का कहीं एक तरीके से होता है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे इसमें ये समय बहुत मांगता है, जैसे ये आप इसमें किसी भी चीज का आप ये नहीं सोच के कर सकते कि मुझे ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा ही। तो एक तरीके से कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले अच्छा गुरु मिलना चाहिए और अच्छे सही दिशा में आप कैसे रियाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत चीजों का उसमें वो होता है। और इन सब चीजों में थोड़ा घर से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। पेरेंट्स का क्या होता है कि आजकल का जो समय है उसमें पढ़ाई को लेके लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, मैं सरकारी नौकरी मिले, अर्निंग का साधन हो, मैं तो इस पर पूछने वाला था कि इन सबसे अर्निंग कैसे होती है, आखिर घर वालों की तो मांग होती है अर्निंग हो। म्यूजिक जो विषय है बहुत अच्छा, चाहे आप देखेंगे चाहे कोई भी विषय होगा, संगीत से कोई भी जुड़ा होगा, और कभी भी कोई कलाकार खाली पेट नहीं मरता है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ गुजारा हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेके एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। और ये है कि जैसे पेरेंट्स को ये लगता है कि हम अगर अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उसका आगे ये कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको पता नहीं होता है कुछ इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने भी काफी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जो बाहर के भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस है, अपना प्रयागराज, तो सब जगह एक विषय के तौर पे इसे रखा है। म्यूजिक में जी संगीत विषय में 3 विषय जैसे रहते हैं, गायन हो गया, आपका वादन में तबला है और सितार रहता है, तो कुछ जगह पे डांस का भी है, नृत्य का भी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ से बच्चे बैचलर करते हैं, प्रोफेशनल सब्जेक्ट है ये। हाँ, तो बीपीए जैसे आप बीए करते हैं बैचलर, जैसे इसमें भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट में बीपीए होता है, वो 4 साल का होता है, और फिर उसके बाद में मास्टर्स है, एमपीए है। तो इन सबको करने के बाद में बच्चे जो हमारे स्कूल सरकारी जॉब में बिल्कुल जो सरकार की वैकेंसियां है उसमें जो संगीत शिक्षक का पद होता है, शिक्षक जी, उसमें आपने कौन सी डिग्री ली है? मैंने तो सबसे पहले जब इंटर करने के बाद में मैंने तबले से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीन्यूज किया है जी, 3 साल बीन्यूज किया है, और फिर मैं एमपीए किया हूँ जो है म्यूजिक से ही, तबले से ही हुआ है, और उसमें मेरा गोल्ड मेडल भी रहा है। अच्छा जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल रहा है। उसके बाद में फिर मेरा अभी इसी विषय से पीएचडी भी चल रही है। अरे वाह, आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं आप इसी विषय। बताइए, ये तो बहुत बड़ी बात है। रिसर्च में क्या है आपका विषय? रिसर्च में जो मेरा विषय है वो एक, जैसे हमारे तबले में जो घराने होते हैं उसमें पर्टिकुलर एक घराने को लेके उसके उसी विषय के ऊपर मेरा जो है उसका नाम, टॉपिक का नाम है जैसे पंजाब घराने की ऐतिहासिकता, विशेषता और वहाँ की जो बंदिशों में सौंदर्य है, उसके ऊपर मेरा जो है रिसर्च। सुनो जी,
तबला बजाते समय जो है एक पोजीशन, पोस्चर और पोजीशन का भी बड़ा महत्व होता है, बैठने की स्टाइल। कौन से स्टाइल में तबला वादक अच्छे तरीके से बैठ के बजा सकता है? देखिए, खड़े होकर तो नहीं बजाया जा सकता है, खड़े होकर नहीं बजाते, बजाना भी नहीं चाहिए। आजकल जो बहुत कॉन्सर्ट हो रहे हैं, कुछ तबला अपने स्टैंड में लगा के खड़े होकर बजाते हैं। हाँ। वो सब क्या है कि आज का वो जो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, जो तबले का जो स्टाइल है वो बैठने का, जैसे अभी हम आप बैठे हुए हैं पलथी मार के भी, और एक आसन और है वज्रासन। अच्छा, दोनों पैर पीछे करके, मतलब बनारस घराने के बहुत से तबला वादक वज्रासन में, हाँ, वो उनका बैठने का ये रियाज होता है। हालांकि मैं कभी ऐसे ट्राई नहीं किया हूँ, और मैं एक आध बार वज्रासन में बैठ के लोग बजाते। जी, वज्रासन में तबला बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों ने बैठ के बजाया, पंडित किशन महाराज जी और बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट थे बनारस के। आज भी आप देखेंगे कई तबला वादक जो बनारस घराने के वज्रासन में बैठ के बजाते। अच्छा, वो एक क्या कहते हैं, बंदबाज और खुलाबाज, जी, ये तबले में क्या सिस्टम? हाँ, जैसे हमारे जो तबले में जब घराने बने ना, तो दो बाज हुए, एक पूरब बाज, एक पश्चिम बाज। तो ये जो बाज है, तो हमारे जब घराने उसमें बढ़ गए, तो पूरब बाज जो हमारे घराने में, उसमें लखनऊ, बनारस, और पश्चिम बाज में हमारे ये सब आ गए, ये दिल्ली हो गया, तो अजराना हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि बंद बाज थे, इनका बोल थोड़ा सा, मतलब फिंगर्स हैं, तो उसमें जोरदार खुला हुआ वो नहीं था, अच्छा, जैसे पखावज की जोरदार। तो उसे अब जैसे एक में बंद बाज आपके उसमें उदाहरण देता, बंद बाज में एक कायदा है दिल्ली घराने का, उसमें कोशिश करते ये बंद बाज बजा ये तो आपने बंदबाज बजाया जी। खुलाबाज भी जो है एक उदाहरण होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास 2-3 सवाल और हैं। अब जैसे खुलेबाज में क्या है कि हम, अभी आपने कहा बंदबाज में आवाज थोड़ा सा जैसे कम निकल पाती, मतलब टोन कम समझ में आती। नहीं, जैसे मतलब क्या है कि वो एक स्टाइल है वो, तो इसमें भी आप वेट कर लगा के बजाएंगे तो इसमें भी जोर से आवाज सुनाई देगी, ऐसा कुछ नहीं, वो एक स्टाइल होती है। अब जैसे खुलेबाज में क्या है, थोड़ा हम लोग इसे खुले तौर पे, जैसे पखावज का अंग हो गया, तो उसमें प्रेजेंट करते, तो एक मैं बजा रहा हूँ, परन है, बिल्कुल, तो देखिए खुलाबाज। तो ये खुलाबाज था, इसके पहले जो बंदबाज था। अच्छा, कभी कभी ये देखा जाता है कि तबला बजाने, तबला बहुत सुंदर लगता है, जैसे कहते हैं दूर की ढोल सुहानी लगती है। तबला तो कहीं भी बैठ जाओ बड़ा सुंदर लगता है, सुनने में बहुत सुंदर लगता है। हमने देखा कि तबले से कई तरह के लोग आवाज निकालते हैं, कहीं ट्रेन की आवाज निकाल देते हैं, तो कहीं शेर बाग की आवाज निकाल देते हैं एकदम। अच्छा, कभी तबले का ऐसा वादन नहीं हो सकता कि गाने की लय स्पष्ट हो कि हाँ यही गाना गा रहा है तबला, या यही गाना बजा रहा है? जैसे बांसुरी सुरी बजाते हैं लोग तो समझ में आने लगता है हाँ इस गाने पर बज रही है, और तमाम ऐसे हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें भी पता लगने लगता है। क्या तबले में भी आदमी जान सकता है कि हाँ कौन से लय में बज रही है, कौन सी धुन निकल रही है? नहीं, इसमें क्या है कि इसमें ताल से हम पहचानते हैं।
हाँ, जैसे इसमें ताल होती है, जैसे आपने बोला जब कोई गाना बज रहा होता है तो हम पहचानते हैं कि उसमें कौन सा ताल बजेगा। जैसे इसमें क्या है कि पर्टिकुलर इसमें तालें होती है, रिदम है, जैसे ताले हैं, तो हम कोई ताल बजाते तो आप एक ये कर सकते हैं कि आप ताल से पहचान सकते हैं कि कौन सा गाना इसमें है। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी दादरा ताल बजाता हूँ, अब ये ताल में एक गाना है अनूप जलोटा जी का, ऐसी लागी लगन मेरा। अच्छा, अब जो पहचान नहीं है वो पहचान लगे, अब ताल बजी तो गाना उससे दिमाग में चलने लगता है। हाँ, कि ये गाना जो है जी। अच्छा शुभम, अभी तो आप युवा हैं, सिंगल भी होंगे। कितने भाई बहन हैं आप? मेरे एक बड़े भैया हैं और 2 बड़ी दीदी। अच्छा, सब लोग जो है मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जी सर, भैया लोग बिजनेस करते हैं, दीदी लोग अपना हाउस वाइफ अपने घर है। जी चलो अच्छा है, तो परिवार का भी पूरा सहयोग रहता है। जी। आगे जो है क्या स्कोप इसका देखते हो आप? स्कोप अभी तो मेरा मतलब पीएचडी चल रहा है, तो रिसर्च होने के बाद में अगर कहीं तो पीएचडी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? जी, मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी जो कौन है गाइड आपकी? जी, मैं गाइड मेरी प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जौहरी जी हैं, जिनसे जी वो तबले की यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुकी है अभी। हाँ ठीक है, उन्हीं के अंडर में। जी उनके अंडर में। चलिए, शुभम जी आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। जाने के पहले जो है एक तो आप बढ़िया सा कुछ सुना दीजिए, तबले पे बजा दीजिए, और उसके बाद मेरा एक लास्ट सवाल। चलिए शुभम जी, आप जो नए स्टूडेंट हैं, अब तो आप डॉक्टर होने जा रहे हैं, नए स्टूडेंटों को क्या जो है आप सलाह दें? मैं जो बच्चे अभी सीख रहे हैं तबला और अच्छे से, मतलब मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि वो अच्छे से पहले तो सबसे पहले कहीं अच्छे गुरु से वो तालीम लें, सबसे ज़रूरी है। देखिए, जब तक संगीत बाद में हमारा जितने भी जो भी संगीत के विषय में सारी चीज़ें जो भी विधाएं हैं, तो उसमें सबसे पहले गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के आप संगीत नहीं सीख सकते। एक अच्छे गुरु का होना, तो सबसे पहले एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाए, और उसके बाद में जो भी गुरु बताते हैं वो सीखें, रियाज करें। और दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है, मैं ये बोलूँगा कि जितने भी बड़े पुराने जो आर्टिस्ट रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है और जो अभी है भी, तो उनका सबका रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए। लाइव कॉन्सर्ट होते हैं जहाँ बड़े बड़े, जितने भी, उन सबको ज़रूर सुनना चाहिए। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें जितने भी बड़े विद्वान गुणीजन लोग हैं उनको सुन के, समझ के, और फिर अपना तालीम को आगे बढ़ाते रहना। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी जो है तबला वादक अभी छात्री हैं, अब से शुभम पटवा जी थे। शुभम पटवा जी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें तबले की कई धुन सुनाई और उन्होंने बताया कि जो एक अच्छा गुरु अगर है तो संगीत की दुनिया में जो है आपको कामयाबी अच्छी तरीके से मिल सकती है।
शुभम पटवा जो पीएचडी कर रहे हैं संगीत में, और आगे हम लोग डॉक्टर शुभम पटवा बोलेंगे। फिर मैं आपकी मुलाकात शुभम पटवा से कराऊंगा। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।